नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये जियोग्राफी क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में जियोग्राफी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी क्वेश्चनों की, आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, जो लोग फ़कीरी मिजाज रखते हैं, जो लोग फ़कीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं। जो लोग फ़कीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं, जिनको कल की फ़िक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। जो लोग फ़कीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं, जिनको कल की फ़िक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किसी शहर के विस्तार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से शहर के विस्तार को किसके द्वारा जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शहरी फैलाव। शहरी फैलाव के आधार पर जो शहरी विस्तार है इसको क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से जाना जाता है। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, इसे NH-7 के नाम से जाना जाता था। पहले इसे NH-7 के नाम से जाना जाता था और अभी इसे NH-44 के नाम से जाना जाता है। और यह NH-44 कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 12 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर NH-44 है ये गुजरता है। और बात करें NH-44 की तो यह उत्तर केंद्र श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में जाकर समाप्त होता है। उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। और बात करें इस NH-44 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी लंबाई की तो 3745 किलोमीटर 3745 किलोमीटर है ये NH-44 की लंबाई है। और इसे पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। अब ये 12 जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से हैं। तो देखो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व जम्मू कश्मीर। इन 12 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर जो NH-44 है ये गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया। निम्न में से कौन सा लोहा एवं इस्पात संयंत्र है ये अंग्रेजों के सहयोग से जो है स्थापित किया गया। तो राइट आंसर होगा बी, दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो लोहा एवं इस्पात संयंत्र है ये अंग्रेजों की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो राइट आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। और बात करें इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की तो इसकी लंबाई 649 किमी है। 649 किमी इसकी लंबाई है। और जो इंदिरा गांधी नहर है इसका उद्गम स्थल है हरिके बैराज के निकट। हरिके बैराज के निकट है। व्यास एवं सतलज नदी के संगम से इसका उद्गम होता है। और बात करें पुराने नाम की तो इसका जो पुराना नाम है ये राजस्थान नहर था। राजस्थान
नहर था। अब इसे इंदिरा गांधी या राजकनाल के नाम से इसे जाना जाता है। और बात करें भी राजस्थान नहर का इंदिरा गांधी नहर नाम कब रखा गया, तो 2 नवंबर 1984 ईस्वी को 2 नवंबर 1984 ईस्वी को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्न में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं? भारत के अंदर निम्न में से कौन से जो स्थान है, कौन सा स्थान है जहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है ये पाया गया है? तो राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी गोदावरी डेल्टा, हिमालय और वेस्ट कोस्ट, इन तीनों क्षेत्रों में ही भारत के अंदर भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाए गए हैं। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जन्नौर गांधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जन्नौर गांधार थर्मल पावर स्टेशन है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुजरात राज्य के अंदर जन्नौर गांधार थर्मल जो पावर स्टेशन है ये स्थित है। और बात करें इसकी क्षमता की, तो इसकी लगभग 657 मेगावाट की क्षमता है। 657 मेगावाट की क्षमता है। तो ध्यान में रखना, जन्नौर गांधार थर्मल पावर की 657 मेगावाट की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पखुई वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पखुई वन्यजीव अभयारण्य है, ये निम्न में से भारत के अंदर किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के राइट आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है भारत के, इसके अंदर पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और बात करें पखुई वन्यजीव अभयारण्य, तो इस पखुई वन्यजीव अभयारण्य को पक्के वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। पक्के वन्यजीव अभयारण्य भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलप्रपात और नदी का निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जलप्रपात एवं नदी का निम्न में से कौन सा जो जोड़ा है ये सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा बी, लोध और बराकर। लोध बराकर है ये जलप्रपात, जो लोध है जलप्रपात है और बराकर ये नदी है, तो इसका जोड़ा है ये सुमेलित नहीं है। लोध बराकर ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान लोह अयस्क खनन क्षेत्र का नहीं है? तो कौन सा जो स्थान है ये लोह अयस्क खनन क्षेत्र का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जावर। और जावर ये उदयपुर में है। जावर है ये जावर की खान है दोस्तों, और ये उदयपुर में है। और जो जावर की खान है ये विश्व की सबसे पुरानी जस्ता की खान है, और जस्ता के लिए ये विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। जस्ता की खानों में से यह एक खान है, उदयपुर के अंदर स्थित है, राजस्थान के उदयपुर में, और ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और यह लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है? निम्न में से कौन सा एक निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेलेग्माइट। जो स्टेलेग्माइट है ये एक निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा है ये इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है, और यह कालीबंगा जो सभ्यता है ये राजस्थान का 31वां जो जिला है, 31वां जिला हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। और बात करें कालीबंगा सभ्यता को क्यों प्रसिद्ध है, तो ये कालीबंगा सभ्यता का अर्थ है काली का काला, और बंगा यानी चूड़ियाँ, यानी काले रंग की चूड़ियों के नाम से इसे जाना जाता है। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। जो कालीबंगा ये सभ्यता है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, टाइगर्स के लिए। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर, यानी जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की तो 1955 ईस्वी के अंदर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर्स यानी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनेक्स अभियान निम्न में से किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है? मोनेक्स अभियान निम्न में से किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, भारत और जो सोवियत संघ है, भारत और सोवियत संघ के मध्य यह एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान है अनुवात ढाल पर नहीं पड़ता? तो ये कौन सा स्थान है जो अनुवात ढाल पर नहीं पड़ता? तो राइट आंसर होगा सी, मंगलुरु। मंगलुरु ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जो मंगलुरु है, मंगलुरु स्थान अनुवात ढाल में नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंडक नदी निम्न में से नदी प्रणालियों में से एक से संबंधित है। तो गंडक नदी किस नदी प्रणालियों में से एक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी जो गंडक नदी है ये गंगा नदी से संबंधित है। गंडक नदी यह नेपाल एवं बिहार में बहने वाली एक नदी है। गंडक नदी नेपाल व बिहार में बहने वाली एकमात्र नदी है। और यह नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और गंडक नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 630 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई 630 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भाग से निम्न में से किस खाड़ी से अलग होता है? जो काठियावाड़ प्रायद्वीप ये गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर किस खाड़ी से अलग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर है इसका सी, खम्बाटी की खाड़ी। दोस्तों ये खम्बाटी नहीं, ये खम्बात की खाड़ी है। और यह खम्बात की खाड़ी से जो है अलग होता है, खम्बात की खाड़ी से अलग होता है। और बात करें खम्बात की खाड़ी की तो इसका प्राचीन नाम पूछ ले तो खम्बात की खाड़ी का प्राचीन नाम है केब्बे की खाड़ी था। केब्बे की खाड़ी इसका प्राचीन नाम था। और जो काठियावाड़ प्रायद्वीपीय गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर जो है खम्बात की खाड़ी से ये अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्पुई पर्वत श्रृंखला भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो जम्पुई पर्वत श्रृंखला है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, त्रिपुरा। जो जम्पुई पर्वत श्रृंखला है ये भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। और त्रिपुरा राज्य की बात करें तो जो जम्पुई पर्वत श्रृंखला है ये त्रिपुरा राज्य के पास है। और जो मिजोरम राज्य की जो सीमा है, मिजोरम जो राज्य की सीमा है इसके समीप स्थित है। मिजोरम राज्य की सीमा के समीप त्रिपुरा में स्थित है। और बात करें जम्पुई पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई लगभग 930 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 930 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है जो भारत के एक राज्य में फैली है? तो राइट आंसर होगा डी, अजंता जो पर्वत श्रृंखला है, अजंता पर्वत श्रृंखला है ये भारत के एक राज्य में फैली है। और भारत के एक राज्य यानी महाराष्ट्र जो राज्य है भारत का, जो महाराष्ट्र राज्य है, इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर अजंता पर्वत श्रृंखला है ये फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है? निम्न में से कौन सा दर्रा प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा
डी नाथुला दर्रा। जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा ये प्राचीन सिल्क रोड में स्थित है और यह दर्रा है, यह है भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। यह दर्रा है जो नाथुला दर्रा, ये भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिण में तिब्बत के अंदर चुंबी घाटी को जोड़ता है। और बात करें कि इस जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? निम्न में से कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, बोमडिला पास। जो बोमडिला पास दर्रा है, बोमडिला पास है जो दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बोमडिला दर्रा यानी इस दर्रे से तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है। अगर पूछ लिया जाए भारत का ऐसा कौन सा दर्रा है जहाँ से तिब्बत जाने का मार्ग खुलता है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है बोमडिला दर्रा। इससे तिब्बत जाने का जो रास्ता है ये खुलता है। और बात करें बोमडिला दर्रे की, तो ये इसकी ऊंचाई, बोमडिला जो दर्रा है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2217 मीटर, 2217 मीटर है, ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध मरीना समुद्र तट भारत के निम्न में से किस मैदान का हिस्सा है? जो मरीना समुद्र तट है ये भारत के किस मैदान का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्वी तटीय मैदान। ये जो मरीना समुद्र तट है ये पूर्वी तटीय मैदान का एक हिस्सा है। और बात करें जो मरीना बीच की, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मरीना समुद्र तट है ये तमिलनाडु जो राज्य है इसके अंदर स्थित है और इसे मरीना बीच के नाम से भी जाना जाता है। जो मरीना समुद्र तट है इसे मरीना बीच के नाम से जाना जाता है। और जो यह मरीना बीच है यह भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है, यह भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालवा के पठार में चंबल नदी द्वारा काटे गए गहरे उबड़ खाबड़ और नाले को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मालवा के पठार में जो चंबल घाटी के द्वारा काटे गए उबड़ खाबड़ और गहरे जो नाले हैं इन्हें किन नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बेडलैंड। इन्हें बेडलैंड के नाम से जाना जाता है। और बात करें मालवा के पठार की, तो मालवा का पठार है ये मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मालवा का जो पठार है ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। और इसे बेडलैंड के नाम से, जो उबड़ खाबड़ स्थान है इसे बेडलैंड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? भारत के निम्न में से कौन सा जो द्वीप है जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी है ये पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, बंजर द्वीप। बंजर द्वीप के अंदर भारत के अंदर है सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। और बंजर द्वीप पूछ ले भी कहाँ स्थित है, तो जो अंडमान सागर है, अंडमान है जो सागर है, इस अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है। बंजर द्वीप अंडमान सागर में स्थित है और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। जो बंजर द्वीप का जो ज्वालामुखी है ये दक्षिण एशिया का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसने जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से पूछा है तो ये मध्य प्रदेश जो राज्य है, मध्य प्रदेश जो राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य से होकर जो है भारत की कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो राइट आंसर होगा ए, भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। इससे पहले ये 17 जोन थे और जो 18वां जोन की बात करें ये हाल ही में 2022 को बना है। 18वां जोन हाल ही में 2022 को बना है और जो 18वां जोन है यह दक्षिण तटीय रेलवे के नाम से जाना जाता है। दक्षिण जो तटीय रेलवे है इसके नाम से 18वां जो जोन है ये जाना जाता है और यह हाल ही के अंदर 2022 में बना है। और जो दक्षिण तटीय रेलवे जोन पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत म्यांमार मैत्री सड़क भारत के निम्न में से किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? भारत म्यांमार मैत्री सड़क है ये भारत के अंदर किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? तो राइट आंसर होगा बी, यानी मणिपुर जो राज्य है, मणिपुर जो राज्य है इसे भारत के अंदर भारत म्यांमार मैत्री सड़क है ये भारत को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य से होकर चंबल नहीं बहती? निम्न में से किस राज्य से होकर जो चंबल नदी है ये नहीं बहती? तो जो चंबल नदी है राइट आंसर डी, यानी जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य से चंबल नदी ये नहीं बहती है। चंबल नदी है ये गुजरात राज्य से नहीं बहती है। और चंबल नदी की बात करें तो यह नदी जो यमुना नदी है इसकी सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। जो चंबल नदी है ये राजस्थान के जो है भारत के गुजरात राज्य से होकर नहीं बहती है, गुजरात राज्य से होकर नहीं बहती है। और जो चंबल नदी है ये यमुना की एक सहायक नदी है। और बात करें चंबल नदी के प्राचीन नाम की तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमवती जो नदी है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमवती नदी है। और बात करें चंबल नदी की सहायक नदियों की तो चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुन्नू, शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुन्नू ये चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की लंबाई 1051 किमी है। 1051 किमी ये चंबल नदी की लंबाई है। और जो चंबल नदी है ये 12मासी नदी है, चंबल नदी 12मासी नदी है। और चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है ये जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में निकलती है। चंबल नदी जानापाव की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? निम्न में से कौन सी मिट्टी है जो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? तो राइट आंसर होगा बी, लोम। जो लोम मिट्टी है, लोम मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोमट मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। और लोम मिट्टी है ये पौधों की वृद्धि के लिए सबसे सहायक मिट्टी है ये मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अक्षांश राजस्थान से होकर गुजरता है? कौन सा अक्षांश है ये राजस्थान से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर होगा डी, जो कर्क रेखा अक्षांश है, यानी कर्क रेखा अक्षांश 23.5 डिग्री ये भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा अक्षांश भारत के राजस्थान से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से नदियों का कौन सा समूह है हिमाचल के पहाड़ों से निकलता है? निम्न में से नदियों का कौन सा समूह है ये हिमाचल के पहाड़ों से निकलता है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यास, रावी और चिनाब, यानी जो ए आंसर है ए, यानी व्यास, रावी और जो चिनाब है ये भारत के हिमाचल पहाड़ों से निकलता है, भारत के हिमाचल पहाड़ों से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें बताई गई है, भारत में सबसे पुरानी चट्टानें बताई गई है। तो
तो राइट आंसर होगा सी, धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में। धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक के अंदर भारत में सबसे पुरानी चट्टानें हैं ये बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत में फसली क्षेत्र के लिए सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है? निम्न में से कौन सी जो खाद्यान्न फसल है ये भारत के अंदर सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी जो चावल की फसल है ये चावल की फसल है भारत के अंदर सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मिट्टी का प्रकार है। प्रायद्वीपीय भारत की जो क्षेत्रीय मिट्टी है इसका प्रकार है, तो राइट आंसर होगा डी, लाल मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मिट्टी का प्रकार है लाल मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, तो राइट आंसर होगा ए, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर है ये भारत का एकमात्र केसर उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कहाँ स्थित है? रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित है एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, जामनगर। जो जामनगर है यहाँ पर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी स्थित है। और जामनगर जो क्षेत्र है, जामनगर क्षेत्र है ये गुजरात राज्य में स्थित है। जामनगर गुजरात में स्थित है। और बात करें जामनगर की स्थापना की तो 1540 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष खालिस्तान को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास के एक महान विभाजन कहा जाता है। वर्ष है तो खालिस्तान को भारत के एक जनसांख्यिकी इतिहास के महान विभाजन कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा बी, 1921। यानी वर्ष जो 1921 है, 1921 को भारत के अंदर जनसांख्यिकीय इतिहास के एक महान विभाजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय ऊपरी भाग में सालवन का विशिष्ट क्षेत्र होता है। भारतीय प्रायद्वीपीय ऊपरी भाग में सालवन का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, मालवा के पठार पर। मालवा के पठार पर जो भारतीय प्रायद्वीपीय है इसके ऊपरी भाग के अंदर सालवन पाया जाता है। और बात करें मालवा के पठार की तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और मालवा के पठार की बात करें ऊंचाई तो 496 मीटर इसकी ऊंचाई है। 496 मीटर इसकी ऊंचाई है। औसत ऊंचाई है 496 मीटर, ये इसकी औसत ऊंचाई है। और बात करें मालवा का पठार ये राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्य में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसके पास भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है? निम्न में से किसके पास भारत के अंदर जो है ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है? तो राइट आंसर होगा ए, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी के पास भारत के अंदर ज्वारीय ऊर्जा के दोहन की क्षमता है। और बात करें खंबात की खाड़ी की तो खंबात की खाड़ी को प्राचीन नाम यानी केब्बे के नाम से जाना जाता था। केब्बे की खाड़ी के नाम से जाना जाता था। और जो यह खंबात की खाड़ी है यह भारत राज्य यानी भारत के गुजरात राज्य के अंदर गुजरात के सागर तट या पश्चिम भारत के शहर मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। जो खंबात की खाड़ी है यह गुजरात के सागर तट पश्चिम भारत के शहर मुंबई और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य में खंबात की खाड़ी है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? तो राइट आंसर होगा डी, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। और इस रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की बात करें तो 3310 किमी इसकी लंबाई है। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो 17 अगस्त 1947 ईस्वी को 17 अगस्त 1947 ईस्वी को
रेड क्लिफ रेखा का विभाजन हुआ था, यानी ये विभाजित हुई थी। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है और इसकी लंबाई 3310 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफाइनरी है मथुरा, डिगबई और पानीपत किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? रिफाइनरी यानी मथुरा, डिगबई और पानीपत ये किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो रिफाइनरी मथुरा, डिगबई और पानीपत है ये स्थापित किए गए हैं। और बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 ईस्वी को 30 जून 1959 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। तो जो मेघालय के मासिनराम के अंदर भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत द्वारा ढकी हुई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत है। भारत द्वारा ढकी हुई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत है। तो राइट आंसर होगा सी, 2.4% है। ये भारत के अंदर ढकी हुई भूमि का प्रतिशत है। तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोने का उत्पादन करने वाला देश का इकलौता क्षेत्र जो आयरन का भी उत्पादन करता है। सोने का उत्पादन करने वाला देश का इकलौता क्षेत्र जो आयरन का भी उत्पादन करता है। तो ये राइट आंसर है ए, यानी दक्षिणी क्षेत्र। सोने का उत्पादन करने वाला देश का इकलौता क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र है और यह क्षेत्र आयरन का भी उत्पादन करता है। और बात करें सोने के उत्पादन की, तो भारत के अंदर सोने का उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में सोने का उत्पादन होता है। और कर्नाटक राज्य के अंदर भारत की बात करें तो देश का सर्वाधिक यानी 88.7% सोना है ये कर्नाटक राज्य में निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्लाल परियोजना किस नदी पर है? सल्लाल परियोजना है ये किस नदी पर है? तो राइट आंसर होगा बी, जो चिनाब नदी है। चिनाब नदी पर सल्लाब परियोजना स्थित है। और सल्लाब परियोजना की क्षमता 690 मेगावाट की है। 690 जो मेगावाट की क्षमता है। और बात करें सल्लाल परियोजना, यह जम्मू कश्मीर जो जम्मू और कश्मीर जिला है, जम्मू कश्मीर किस रियासी ज़िले में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित है। और सल्लाल परियोजना है, पूछ लिया जाए कब शुरू हुई, तो इसका निर्माण 1970 यानी 1970 के अंदर जो है यह शुरू हुई थी। और सल्लाल परियोजना यह भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय से टांडी में चंद्रा और बाघा नदियों के संगम पर है। जो सल्लाल परियोजना यानी जो चिनाब है, चिनाब नदी के ऊपर है। और जो चिनाब नदी है यह भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय के टांडी के क्षेत्र जो चंद्रभागा नदी है इसके संगम पर बनती है। यानी चंद्र और भागा नदियों के संगम पर इसका उद्गम होता है। और बात करें चिनाब नदी की लंबाई की, तो 960 किमी चिनाब नदी की लंबाई है। और इसका संगम चंद्र और भागा नदियों के संगम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यारलुंग जांगपो जो नदी है इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और बात करें यारलुंग जांगपो, तो यह तिब्बत के पश्चिमी भाग में यारलुंग जांगपो नदी यह तिब्बत के पश्चिमी भाग में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में स्थित तमलुंग त्सो झील के अंदर से निकलती है। और बात करें इस नदी की लंबाई की, तो यानी 2840 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रमुख तांबा निक्षेप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भारत में प्रमुख तांबा निक्षेप है, ये किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, बिहार के हजारीबाग और सिंहभूम। बिहार के हजारीबाग और सिंहभूम के अंदर जो भारत का प्रमुख तांबा निक्षेप क्षेत्र है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भारत के अंदर नीलगिरी जो पहाड़ी है इसके दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, पालघाट गैप दर्रा। यानी पालघाट है जो दर्रा है इसे दक्षिणी भारत में नीलगिरी जो है पहाड़ी इसके छोर पर स्थित दर्रा है। जो दक्षिणी भारत की नीलगिरी पहाड़ी है इसके दक्षिण छोर पर स्थित दर्रा है ये पालघाट दर्रा है। और जो पालघाट दर्रा है यह तमिलनाडु व केरल के मध्य स्थित है। तमिलनाडु व केरल के मध्य स्थित है। और पालघाट दर्रे की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 140 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई 140 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, यह कहाँ पर है? यह राइट आंसर होगा बी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है तो राइट आंसर होगा डी, यानी भारत के अंदर सिंचित भूमि का प्रतिशत है ये 35% है। तो राइट आंसर है डी होगा। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।